कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ब्राजील और फ्रांस के बीच वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है। पूरा का पूरा स्टेडियम लोगों से भरा हुआ है और हर कोई मैच को लेकर बेहद उत्साहित है। लेकिन इसी बीच में क्या होता है कि एक अजीब सी रोशनी चमकती है और उस रोशनी के बीच में से बहुत सारे सोल्जर्स बाहर आते हैं और इन सोल्जर्स में से एक कमांडर बाहर आती है जिसका नाम था यूरेनियन हार्ट। कमांडर हार्ट उस रोशनी से बाहर आती है और पूरी दुनिया को बताती है कि वह 2051 से वापस प्रेजेंट में आई है। वह पूरी दुनिया को बताती है कि 2048 में पृथ्वी पर एक भयानक एलियन स्पीशीज हमला करेगी और सिर्फ 3 साल के अंदर पूरी मानव जाति लगभग खत्म हो जाएगी। वह कहती है कि फ्यूचर में इंसानों की संख्या इतनी कम हो चुकी है कि वह अकेले इस युद्ध को नहीं जीत सकते, इसलिए उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए प्रेजेंट टाइम के लोगों की मदद चाहिए। पूरी दुनिया यह सुनकर हैरान रह जाती है। स्टेडियम में बैठे लाखों लोग और टीवी के सामने बैठे लाखों लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं। इसी दौरान हम डेन फॉरेस्ट नाम के एक आदमी को देखते हैं। डेन एक हाई स्कूल में बायोलॉजी टीचर है, लेकिन टीचिंग की ये नॉर्मल लाइफ उसे कभी पसंद नहीं आई, क्योंकि एक समय वह अमेरिकन आर्मी का कमांडर रह चुका था। उसे बैटलफील्ड की जिंदगी अब भी याद आती है। वो ऐसा कुछ करे जिससे दुनिया बदल जाए, लेकिन हर बार उसे सिर्फ रिजेक्शन ही मिलता है। यही वजह थी कि डेन अंदर अंदर काफी परेशान रहने लगा। उस शाम डेन अपनी फैमिली के साथ टीवी पर ही फुटबॉल मैच देख रहा था। तभी फ्यूचर से आए सैनिकों की अनाउंसमेंट होती है और वो अनाउंसमेंट पूरी दुनिया को हिलाकर रख देती है। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में डर का माहौल और अफरा तफरी फैल जाती है। दुनिया के बड़े बड़े देश मिलकर एक जॉइंट मिलिट्री फोर्स बनाते हैं और फैसला लिया जाता है कि जरूरत पड़ने पर आम नागरिकों को भी इस युद्ध में भेजा जाएगा। लेकिन बहुत से लोग इस फैसले का विरोध करते हैं और अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी काफी लोगों को फ्यूचर में भेजा गया था और उनमें से कोई भी आज तक वापस नहीं लौटा। उधर डैन अपनी क्लास में नोटिस करता है कि अब बच्चों का पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है और ये बात कहीं ना कहीं सच भी थी, क्योंकि अगर कुछ साल बाद दुनिया ही खत्म होने वाली है तो पढ़ाई करने का क्या मतलब रह गया। तभी डैन के फोन पर अमेरिकी मिलिट्री की तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें फ्यूचर के भेजने के लिए सिलेक्ट किया गया है। ये मैसेज पढ़ने के बाद डैन बहुत ज्यादा खुश तो नहीं होता, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं, इसलिए स्कूल खत्म होने के बाद वह मिलिट्री की बेस पर पहुंच जाता है। वहाँ सबसे पहले उसके शरीर की कई तरह की टेस्टिंग की जाती है। फिर उसे एक बड़ी मशीन के सामने बैठा दिया जाता है। मशीन के अंदर उसका हाथ डाल दिया जाता है। अचानक उसके हाथ में तेज करंट लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि यह मशीन उसके स्किन के नीचे कई छोटी छोटी सुइयां डाल रही होती है। डैन दर्द से तड़प उठता है। तभी एक कमांडर उसे बताता है कि उसके हाथ में ट्रैकिंग डिवाइस लगाया जा रहा है। इस डिवाइस के अंदर बेहद पावरफुल जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी मदद से फ्यूचर में भी जाने के बाद कंट्रोल रूम से उसकी हर मूवमेंट ट्रैक की जा सकती है। इसके बाद एक महिला कमांडर डैन को एक शॉकिंग बात बताती है कि वह कहती है कि रिपोर्ट के अनुसार डैन की मौत 2030 में हो जाएगी, यानी उसके पास अब सिर्फ कुछ ही साल बचे हैं। अपनी मौत की तारीख सुनकर डैन थोड़ी देर के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो आखिर क्या बोले और क्या करे। किसी तरह खुद को संभाल कर वो वापस अपने घर आ जाता है और सारी बात एमी को बता देता है। जेम्स एक मैकेनिकल इंजीनियर था और फॉर्मर सोल्जर भी था, लेकिन कई साल पहले वह डैन और उसकी माँ को छोड़कर चला गया था। उस दिन से ही डैन अपने पिता से नफरत करने लगा था। पहले तो डैन उसके पास जाने से मना कर देता है, लेकिन एमी के कहने पर आखिरकार वह तैयार हो जाता है। जेम्स के पास पहुंचते ही दोनों के बीच पुरानी बातों को लेकर बहस शुरू हो जाती है। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ जाती है कि डैन गुस्से में वहां से चला जाता है। घर लौटकर वह एमी से कहता है कि अब उसके पास फ्यूचर में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हालांकि वह एमी से वादा करता है कि एक फॉर्मर सोल्जर होने के नाते वह हर हाल में जिंदा वापस लौट कर आएगा। इसके बाद डैन अपनी छोटी बेटी म्यूरी के कमरे में जाता है। वह उससे वहां कहता है कि वह जल्दी वापस आ जाएगा, लेकिन छोटी म्यूरी समझ जाती है कि उसके पिता युद्ध पर जा रहे हैं, इसलिए वह रोने लगती है। डोरियन जो कि एक फॉर्मर सोल्जर था और इससे पहले भी 2 बार फ्यूचर में जाकर लड़ाई लड़ चुका था। डोरियन हमेशा अपनी गर्दन पर एक एलियन का नाखून पहन कर रखता था। तभी अचानक सायरन बजने लगता है, यानी फ्यूचर में जाने का समय आ चुका था। कुछ ही देर में सभी लोग चमकती हुई पर्पल लाइट यानी कि वो माहौल के अंदर प्रवेश करने लगते हैं, लेकिन ठीक उसी समय कंट्रोल रूम में अलार्म बजता है, क्योंकि टाइम मशीन में एक डेंजरस टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। ऑपरेटर्स तुरंत प्रोसेस रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सारे लोग वर्म होम के अंदर जा चुके थे। टाइम मशीन उन्हें फ्यूचर में पहुंचा तो देती है, लेकिन जमीन से कुछ फीट ऊपर ड्रॉप करने की जगह सैकड़ों फुट ऊपर आसमान में छोड़ देती है। अचानक हवा में प्रकट होकर लोग सीधे नीचे गिरने लगते। ज्यादातर लोग इतनी ऊंचाई से गिरकर मौके पर ही मर जाते, लेकिन किस्मत से डैन, चार्ली, डोरियन और कुछ लोग एक बिल्डिंग के स्विमिंग पूल में गिरते हैं, जिसकी वजह से उनकी जान बच जाती है। पूल से बाहर निकलकर डैन चारों तरफ नजर डालता है और पूरी मियामी सिटी आग में जल रही थी। आसमान धुएं से भरा हुआ था और हर जगह डिस्ट्रक्शन दिखाई दे रही थी। और सबसे डरावनी बात थी कि वो अजीब आवाज है पूरे अनजान जानवर जैसी भयानक गुर्राहट लगाकर सुनाई दे रही थी। ये आवाज किसी भी जानवर जैसी नहीं लग रही थी। तभी फ्यूचर मिलिट्री का एक कमांडर उनसे संपर्क करता है। डैन तुरंत अपनी टीम को लेकर रिसर्च लैब की तरफ बढ़ता है। लैब के अंदर का नजारा बेहद डरावना था। पूरा का पूरा रिसर्च सेंटर बुरी तरह से तबाह हो चुका था। हर तरफ टूटे हुए सामान और खून के निशान पड़े थे। टीम धीरे धीरे अंदर पहुंचती है। तभी अचानक डैन ऊपर सीलिंग की तरफ लाइट डालता है। उस नजारे को देखकर सभी लोग डर के मारे जम जाते। कई इंसानों की लाशें ऊपर लटकी हुई थी। डैन तुरंत कमांडर को इस बारे में बताता है। तब उन्हें समझ में आता है कि ये वो साइंटिस्ट है जिन्हें इन्हें रेस्क्यू करना था। और चौंकाने वाली बात यह कि एलियंस कभी भी अपने शिकार को छोड़ते नहीं है। इसका मतलब साफ था कि वो जल्दी वापस आने वाले। कमांडर तुरंत आदेश देता है कि जितनी जल्दी हो सके लैब के सारे डेटा और केमिकल्स लेकर वहां से निकल जाओ। डैन और उसकी टीम बिना समय गवाए काम शुरू कर देती, लेकिन तभी उन्हें खबर मिलती
बताती है कि एयरफोर्स बॉम्बिंग शुरू करने के लिए निकल चुकी है, यानी उनके पास सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट बचे थे। सब लोग जल्दी जल्दी डेटा और केमिकल्स लेकर सीढ़ी से नीचे उतरते हैं। अगले पल उस एलियन के टेंटिकल से एक तेज सूंड जैसी चीज गोली की रफ्तार से निकलती है और एक आदमी के सीने को चीर देती है। वह आदमी तो वहीं मर जाता है, लेकिन डैन तुरंत फायरिंग शुरू कर देता है। बाकी लोग भी एलियंस पर गोली चलाते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि वहाँ पर सिर्फ एक एलियन मौजूद नहीं था और गोलियों का उन पर ज्यादा असर नहीं हो रहा था। एलियंस तेजी से डैन की टीम पर हमला करने लगते हैं। किसी तरह डैन, चार्ली, डोरियन और कुछ लोग लैब से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं और बाहर निकलकर उन्हें पता चलता है कि रेस्क्यू टीम पर भी एलियंस हमला कर चुके और उसी समय एयरफोर्स पूरे शहर पर बॉम्बिंग शुरू करने लगती है। चारों तरफ धमाके, आग और धुआं फैल जाता है। डैन अपनी बची हुई टीम के साथ जान बचाकर भागने लगता है। वे लोग शहर से बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि तभी उनके बेहद पास एक बड़ा धमाका होता है। ब्लास्ट की तरह से सभी लोग दूर जाकर गिरते हैं। डैन की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। कुछ देर बाद डैन की आंख खुलती है। वह खुद को एक बिल्कुल अलग जगह पर पाता है। उसके पास चार्ली भी बेहोश पड़ा होता है। दोनों बाहर निकलकर देखते हैं कि एक मिलिट्री बेस है। वहीं बाहर उन्हें डोरियन भी दिखाई देता है। डोरियन बताता है कि उनके साथ आए ज्यादातर लोग मारे जा चुके। तभी दो सैनिक डैन को कमांडर के पास ले जाते हैं।